Assalamualaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So basically in this video, we are gonna cover the one shot lecture of chapter 14 gaseous exchange. As empty cat is near, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से चैप्टर्स को हम कंप्लीट कर लें. बेसिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ईजी भी है. लाइक मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर गैसियस एक्सचेंज होता है. इससे मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. इनहेलेशन हो रही है तो कैसे हो रही है, उसमें क्या चेंज आ रहा है, एक्सपायरेशन में कौन से मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या चेंज आ रहा है, और स्ट्रक्चर क्या होता है लंग्स का. इवन ये पूछा जाता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन से सीक्वेंस होती है लाइक, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या सीक्वेंस होता है. सबसे मेन जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो होती है रेस्पिरेटरी सरफेस की. रेस्पिरेटरी सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है. तो प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि थिन एपिथेलियम होता है, वेंटिलेशन होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द सरफेस एरिया. एल्वोलाई की वजह से लंग्स का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं. तो ये वेंटिलेशन क्या है? वेंटिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन प्रेशर डिफरेंस की वजह से गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं, उसको हम वेंटिलेशन कहते हैं. अब इसमें मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे कि टू प्रोसेसेस होते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. लाइक ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन और टेकिंग आउट द एयर. जब हम बोलते हैं ना कि एक्सपायरेशन क्या है तो इसका मतलब है एक्सहेल करना. एयर इज फोर्स आउट ऑफ द लंग्स, जबकि इंस्पायरेशन का मतलब है इनहेल करना. एयर एंटर्स इन द लंग्स, इसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, और इसी के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है. बेसिकली वेंटिलेशन क्या है? वेंटिलेशन का मतलब यही है कि एयर इन एंड आउट हो रही है. इन ऑर्डर टू सप्लाई ऑक्सीजन टू आवर सेल्स वी हैव टू ब्रिंग एयर इन टू आवर लंग्स, ऑफ कोर्स थ्रू दी एयर पैसेज वेज. अब वो वेज कौन से होते हैं? वो वेज होते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो डिसेंडिंग सीक्वेंस होता है वो होता है पहले नॉस्ट्रल्स एंड देन नेसल कैविटी एंड देन फ्रेनिक्स. फ्रेनिक्स के भी 3 पार्ट्स होते हैं, नेसोफ्रेनिक्स, ओरोफ्रेनिक्स एंड लेरिंगोफ्रेनिक्स. बट आपने ये याद रखना है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपके पास नॉस्ट्रल्स, नेसल कैविटी एंड फ्रेनिक्स आ जाते हैं. इवन कुछ बुक्स कहती हैं कि लेरिंक्स भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का ही ऑर्डर है. बट जो चीज़ हमने याद रखनी है, ये याद रखनी है कि आपकी बुक में क्या चीज़ बताई गई है. आपकी बुक में कहा हुआ है कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, फ्रेनिक्स, लेरिंक्स, ट्रैकिया, अदर रेस्पिरेटरी एसेसरी ऑर्गन्स है. एसेसरी का मतलब है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. अगर नॉस्ट्रल्स नहीं होंगी तो एयर एंटर नहीं हो सकेगी, ठीक है. उसके अलावा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है तो उसमें लेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स आ जाते हैं. नोज इज़ द ओनली पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इज़ एक्सटर्नली विजिबल, ठीक है. जबकि अगर हम अदर पार्ट्स की बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो वो विजिबल नहीं होते. इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने कर लिया. रेस्पिरेटरी सर्फेसेस के बारे में हमने पढ़ लिया कि मॉइस्ट होना चाहिए. एल्वोलाई मस्ट बी मॉइस्ट, जो अलाउ करते हैं टू पास डिजॉल्व गैसेस थ्रू दैम. इवन आप पढ़ते हैं ना कि सर्फेक्टेंट क्या है? सर्फेक्टेंट एक लिपोप्रोटीन नेचर का लिक्विड होता है और वो क्या करता है, वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है. सरफेस टेंशन किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? इसी मॉइस्ट नेचर की वजह से. एल्वोलाई में एयर वाटर वेपर्स होते हैं जिसकी वजह से इंटरनल सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है. तो सर्फेक्टेंट का ये काम होता है कि ये सरफेस टेंशन को डिक्रीज करे, क्योंकि अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा ही रहेगा तो फिर बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी एयर को इंस्पायर करने के लिए. दैट्स वाई सर्फेक्टेंट रिड्यूस द इंटरनल सरफेस टेंशन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग. कोलैप्सिंग का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं ड्यूरिंग गैस एक्सचेंज. परमिएबिलिटी होनी चाहिए ताकि गैस एक्सचेंज हो सके. इसके अलावा थिन होता है ताकि रिड्यूस कर सके डिफ्यूजन डिस्टेंस को. सिग्निफिकेंट ब्लड सप्लाई का ये मतलब है कि इसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं. हम हमेशा प्रॉपर्टीज़ में यही पढ़ते हैं कि ब्लड कैपिलरीज होती हैं डेंस, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो पाता है. हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन ऑफ कोर्स हमेशा डिफ्यूजन होती है. तो यहाँ पे सिर्फ ये बताया हुआ है कि अनदर करेक्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो इनिशिएट करता है हाईली कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन ब्लड को जो टेक हो रहा है फ्रॉम दी लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू दी लंग्स. इसकी जो डिफ्यूजन हो रही होती है वो जस्ट बिकॉज ऑफ दी ब्लड सप्लाई हो रही होती है, सिग्निफिकेंट ब्लड सप्लाई. लार्ज डिफ्यूजन ग्रेडियंट होता है. हमने यही पढ़ा था कि जब वेंटिलेशन होती है तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस होती है. तो सिर्फ यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्टिन्यूस ब्रीथिंग ऑक्सीजन कंसनट्रेशन एल्वोलाई में हायर होता है देन द कैपिलरीज, और इसी की वजह से ऑक्सीजन मूव करता है ईजिली
to the blood from the alveoli. लार्ज सरफेस एरिया तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ द एल्वेलाई होते हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया चाहिए होता है. लाइक अगर हम रिलेशन लें तो मस्ट बी लार्ज इन साइज इन अकॉर्डिंग्स लार्ज सरफेस एरिया मस्ट बी लाइक लार्ज सरफेस एरिया का मतलब है कि एल्वेलाई इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को, क्योंकि ये जो एल्वेलाई है ना ये 700 मिलियन तक होता है ईच लंग में. तो हम ये कहते हैं कि ईच लंग कंसिस्ट ऑफ दी अप्रॉक्सीमेटली 700 मिलियन एल्वेलाई, और इसी की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस ईजिली होता है क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया चाहिए होता है. तो इन आवर लंग्स वी हैव मिलियंस ऑफ एल्वेलाई जो whose collective surface area is several folds larger in relation to the our total body volume. मेन कंपोनेंट्स में हम नोज़, फ्रेनेक्स, लेरिंक्स, ट्रैकिया के बारे में पढ़ते हैं. तो हमें पता है कि नोज़ है और नोज़ में नेसल कैविटीज़ होती हैं. नेसल कैविटीज़ या नेसल चैम्बर्स डिवाइड हुए होते हैं बाय नेसल सेप्टम. ये नेसल सेप्टम डिवाइड करता है नेसल कैविटी को इनटू दी 2 हाफ्स, इसको हम नेसल चैम्बर्स कहते हैं. इसमें हेयर्स होते हैं जिसको हम वेस्टिब्यूल हेयर्स कहते हैं, और ये एयर को फिल्ट्रेट कर रहा होता है, वार्म कर रहा होता है, मॉइस्ट कर रहा होता है. तो इसी की वजह से फिल्ट्रेशन हो रही होती है बेसिकली. ट्रैकिया में सीलिया होता है, और इवन हम ये कहते हैं कि सीलिया ही है जो म्यूकस को मूव कर रहा होता है टुवर्ड्स द फ्रेनेक्स, ईसोफेगस एंड द स्टमक. जबकि इसके अलावा नेसल एपिथेलियम के अंदर ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं जो वार्म करती हैं इनहेल एयर को. एंड देन फ्रेनेक्स है. तो फ्रेनेक्स क्या है? फ्रेनेक्स एक मस्क्यूलर ट्यूब है जो अबाउट 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और सर्व करती है एज अ कॉमन पाथवे फॉर दी बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. लाइक इक्वली कंट्रीब्यूट करती है डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक में. इसके 3 पार्ट्स होते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में बता रही हूँ, नेसोफ्रेनेक्स, ओरोफ्रेनेक्स एंड लेरिंगोफ्रेनेक्स. यहीं से एयर एंटर हो रही है थ्रू द नेयर्स, एंड देन वो कहाँ जा रही है? वो जा रही है फ्रेनेक्स में. देन फ्रेनेक्स से जाएगी लेरिंक्स में. तो लेरिंक्स क्या है? वॉइस बॉक्स कहलाता है, जबकि बर्ड्स में ये सिलेनिक्स कहलाता है. तो वॉइस बॉक्स एक कंपोनेंट होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, लोकेट होता है एट द एंट्रेंस ऑफ द ट्रैकिया, और फ्लैप लाइक पेयर्स होते हैं इसके पास जिनको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, जो प्रेजेंट होता है लेरिंक्स में, जो प्रोड्यूस करते हैं ऑफ कोर्स साउंड. दैट्स व्हाई इसको साउंड बॉक्स भी, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. एंड देन ट्रैकिया है. तो ट्रैकिया एक 12 सेंटीमीटर लेंथ में होता है. लाइक हम ये कहते हैं कि इसका डायमीटर कितना है, तो वो 1.5 सेंटीमीटर होता है एवरेज, और लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर. कार्टिलेजस रिंग होती है इसके पास. लाइक आप ये कह सकते हैं 16 to 20 होती है कार्टिलेजस रिंग, जो इसको कॉलेप्सिंग से बचाती है. कॉलेप्स हो सकता है अगर ये कार्टिलेजस रिंग ना हो. दैट्स वाई ये एक हॉर्स शू शेप कार्टिलेजस रिंग होती है अराउंड द ट्रैकिया, और ट्रैकिया को कॉलेप्स नहीं करने देती. एट द 5th thoracic vertebrae ट्रैकिया बाइफर्केट होता है इनटू 2 ब्रांचेस जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं, और इसको आप प्राइमरी ब्रोंकाई भी कह सकते हैं बेसिकली. और ये ब्रोंकाई क्या करते हैं? हर लंग में एक ब्रोंकाई होगा जिसको हम प्राइमरी ब्रोंकाई कह रहे हैं. देन ये डिवाइड हो जाएगा इनटू अनदर ब्रांचेस कॉल्ड सेकेंडरी ब्रोंकाई. लेफ्ट लंग में ये 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई होती हैं क्योंकि उनके पास स्मॉलर सुपीरियर लोब होता है, और देन नीचे ही होता है ना, टिप होती है हार्ट की. दैट्स वाई जो लेफ्ट लंग है वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू राइट वन. एंड देन टर्शरी ब्रोंकाई होते हैं. लाइक सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड होगा इनटू टर्शरी ब्रोंकाई जो फिक्स नहीं होते नंबर्स में. राइट लंग में 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई होते हैं और देन डिवाइड हो जाते हैं इनटू अ टर्शरी ब्रोंकाई, क्योंकि राइट लंग ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू दी लेफ्ट. अब ये पूछते हैं कि ये जो ब्रोंक्यूल है ये क्या काम करते हैं. तो ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेजस प्लेट नहीं होती. इवन इनके पास कोई भी प्लेट का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ना तो कोई रिंग्स होती हैं और ना ही एल्वेलाई में कोई रिंग्स होती हैं. हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सीलिया ज़रूर ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, बट एल्वेलाई में सीलिया भी नहीं होते. ब्रोंकाई में कार्टिलेजस प्लेट या रिंग होती हैं और वो 1 मिलीमीटर से कम होती है. एंड देन ब्रोंक्यूल्स फॉर्म करते हैं ब्रोंकियल ट्री को, जो टर्मिनेट हो जाता है एट दी एल्वेलाई. ये माइक्रोस्कोपिक एयर सैक होते हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है बिटवीन द एयर एंड दी ब्लड. एयर सैक को हम ये भी कहते हैं कि एयर सैक एक फंक्शनल यूनिट है लंग्स का, जबकि एल्वेलाई एक स्ट्रक्चरल यूनिट है लंग्स का. लाइक हम ये कह रहे हैं ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि माइक्रोस्कोपिक एयर सैक्स किसमें है? एल्वेलाई में. तो यहाँ पे जो फंक्शन कर रहा है वो एयर सैक है, और जो एल्वेलाई है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है लंग्स का.
12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं जो फॉर्म करती हैं रिब केज को, प्रोवाइड करती हैं प्रोटेक्शन टू दी लंग्स एंड दी हार्ट। ईसोफेगस को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं एंड ऊपर जो वीना कावा होता है, सुपीरियर वीना वेना कावा, तो उसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। वॉल्स ऑफ द थोरेसिक कैविटी अटैच होती है विद द इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरनल और इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जो एसोसिएट कर रहे होते हैं विद द रिब केज। वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम होता है, इंटीरियरली स्टर्नम होगा, पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम होगा एंड देन लेटरली जो दोनों साइड्स हैं उनमें रिब्स होंगी। अब हम बात करते हैं अबाउट द डायफ्राम एंड द लंग्स। डायफ्राम ये एक रीजन है, मस्कुलो टेंडिनस स्ट्रक्चर होता है जो सेपरेट करता है चेस्ट कैविटी को। चेस्ट कैविटी कहते हैं जिसमें पूरा लंग्स है और जिसमें हार्ट है, जिसमें आपका पूरा रिब केज बना हुआ है। तो डायफ्राम सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को, चेस्ट कैविटी को फ्रॉम द एब्डोमेन। ये डायफ्राम क्या है? एक मस्कुलो टेंडिनस स्ट्रक्चर है सेपरेटेड बाय द मस्कुलर शीट कॉल्ड द डायफ्राम। और लंग्स के बारे में बात करें तो इनके पास 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। आउटर लेयर को हम कहते हैं पेरियाइटल, जबकि जो इनर लेयर होती है उसको हम कहते हैं विसरल। द प्लूरल मेम्ब्रेन इन द थोरेसिक केज, थोरेसिक रीजन कॉल्ड द विसरल प्लूरा, जो रैप होता है अराउंड द ईच लंग लाइक इनसाइड, और जो पेरियाइटल प्लूरा है वो आउटसाइड द लंग होगा। इन दोनों के बीच में एक स्पेस होती है, कैविटी होती है जिसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं, और ये प्लूरल कैविटी फिल्ड होती है विद द फ्लूइड जिसका नाम होता है प्लूरल फ्लूइड। ये फ्लूइड लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। लंग्स मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। राइट और लेफ्ट लंग सम वॉट डिसिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, क्योंकि लेफ्ट लंग स्मॉलर है देन द राइट लंग, बिकॉज लेफ्ट लंग इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड बाय द हार्ट जो ऑक्यूपाई करता है मोर स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड इन द थोरैक्स। ये मैं पहले बता चुकी हूँ। हर लंग में स्मॉल यूनिट्स होते हैं जिसको हम लोब्स कहते हैं। राइट में 3 लोब्स होंगे जबकि लेफ्ट में 2 लोब्स होंगे, सुपीरियर, इंफीरियर और मिडल, और लेफ्ट में 2 हैं सिर्फ, और सिर्फ इंफीरियर और सुपीरियर। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है मेजर फंक्शन लाइक ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा और विदड्रॉ करेगा, ऑफकोर्स बाय प्रोडक्ट को रिमूव करेगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। मैकेनिज्म होता है गैसियस एक्सचेंज का, इसी की वजह से। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब है कि ह्यूमिडिफाई करता है, परफॉर्म करता है एज अ ह्यूमिडिफायर, मॉइस्ट करता है एयर को। इसके बाद ये कैपेबिलिटी होती है कि वार्म कर सकता है एयर को जो इनहेल हो रही है फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अबाउट द 30 सेल्सियस। इसके अलावा वेंटिलेशन है, ब्रीथिंग है, तो वो प्रोसेस है जिसमें गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है, गैसेस इन एंड आउट हो रही होती हैं ऑफ द लंग। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वेरियस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, और ये एक कॉन्टीन्यूस थ्रू आउट द लाइफ प्रोसेस है, जो रुकता है तो डेथ हो जाती है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन 2 फेजेस है। इंस्पायरेशन का मतलब है टेकिंग इन एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर अप टू द एल्वोलाई, और एक्सपायरेशन का मतलब है गिविंग आउट एयर फ्रॉम एल्वोलाई टू दी एटमॉस्फेयर। तो मैकेनिज्म का क्या मतलब है? मैकेनिज्म एक ऑल्टरनेट टर्म है वेंटिलेशन के लिए, और इसके 2 फेजेस होते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब है टेकिंग इन ऑफ एयर बाय लंग्स जैसे इनहेलेशन, और एक्सपायरेशन का मतलब है एक्सहेलेशन, रिमूवल ऑफ एयर आउट ऑफ दी लंग्स। एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की जिसमें एनर्जी की नीड नहीं होती, जबकि जो इंस्पायरेशन है वो एक एक्टिव फेज ऑफ ब्रीथिंग है जिसमें एनर्जी की नीड होती है। अब इसमें फेजेस होते हैं, तो एक्टिव फेजेस में कॉन्ट्रैक्शन होगी किसकी? डायफ्राम की। डायफ्रागम फ्लैटेंड हो जाएगा, लेस डोम शेप हो जाएगा और मूव करेगा डाउनवर्ड। जबकि अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं इन्वॉल्व इन द इंस्पायरेशन, जबकि अपोजिट होता है। एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होंगे। तो ये एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं, आपको यही पता होना चाहिए। तो पहले डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन हो गई एंड देन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की। तो वो क्या करते हैं? वो एलिवेट कर देते हैं, अपवर्ड मूव करते हैं रिब केज को, एंड देन उसकी वजह से रिब केज मूव फॉरवर्ड। उसकी जो इनर स्पेस है थोरेसिक कैविटी की वो इंक्रीज हो जाती है, एंड देन प्रेशर इन द थोरैक्स रिड्यूस हो जाता है, एंड देन फिर जब रिड्यूस होगा, हमें पता है ना बॉयल्स लॉ हमने पढ़ा था, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। हमने यहाँ पे बात करी कि जब रिब केज मूव कर रहा है अपवर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो ऑफ कोर्स इंक्रीज होगी इनर स्पेस ऑफ द थोरेसिक कैविटी, जिसकी वजह से प्रेशर थोरैक्स में रिड्यूस्ड हो जाएगा, एंड देन
किससे रिड्यूस होगा? देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर देयरफॉर एंटर्स द लंग्स एंड देन एल्वोलाई बिकम्स इन्फ्लेटेड। इसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन, इनहेलेशन, और ये एडल्ट में 12 to 20 टाइम्स पर मिनट होती है। कहीं कहीं 16 to 20, 15 to 20 भी लिखा होता है, बट आपकी बुक में 12 to 20 टाइम्स पर मिनट लिखा हुआ है। देन आपने यही याद रखना है। इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। एंड देन मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन है, तो हमें पता है कि एक्सपायरेशन ये हम कर चुके हैं। एक्सपायरेशन का मतलब है कि एक्सपायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होगी डायफ्राम की और वो मोर डूम शेप हो जाएगा, वो फ्लैट नहीं रहेगा, वो डूम शेप हो जाएगा, जिसकी वजह से इनर स्पेस ऑफ द थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की रिलैक्सेशन हो रही होती है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, inner space of the thoracic cavity decrease and then pressure in the thorax, क्या होगा? pressure in the thorax increase हो जाएगा, जिसकी वजह से air force out to the expel from the lungs। इसको हम कहते हैं expiration, क्योंकि air force हो रही है to expel from the lungs। क्यों? क्योंकि pressure in the thorax increase हो रहा है more than the atmospheric pressure, क्योंकि हमें पता है कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रही होती है। अब लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी है। इसके अलावा अगर आपने कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि एक्सपायरेशन में डायफ्राम डूम शेप हो जाता है, वो रिलैक्स हो रहा होता है, तो उसकी वजह से थोरेसिक कैविटी की जो इनर स्पेस है वो डिक्रीज हो जाती है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, एंड देन फिर एयर फोर्स टू एक्सपेल फ्रॉम दी लंग्स। रिलैक्सेशन हो रही होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की और कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की एक्सपायरेशन में। लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी है, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हम मेजर कर सकते हैं जिसका नाम है स्पायरोमीटर। एंड देन टोटल लंग्स वॉल्यूम, टोटल टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। ये वैसे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, बट फिर भी हम बात करेंगे कि ये रेट ऑफ ब्रीथिंग आखिर होती क्या है। नॉर्मल होती है, अभी हमने बात करी 12 to 20 टाइम्स पर मिनट। एंड देन जब हम डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग की बात करते हैं तो वो होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और उसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाती है। मेडुला ऑब्लिंगेटा भी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, और ये हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में, ये याद रखना है। मेडुला ऑब्लिंगेटा में हम ये पढ़ते हैं कि डॉर्सल और जो लेटरल पार्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी एक्सपायरेटरी सेंटर, और इंस्पायरेटरी सेंटर के लिए वेंट्रल पार्ट होता है। ब्रीथिंग इज ऑल्सो कंट्रोल बाय द लिम्बिक सिस्टम, क्योंकि हमें पता है कि जो एमिगडाला है वो पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का, जो कंट्रोल करता है इमोशंस को, सिग्नल करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा को। अगर हम बहुत ज़्यादा खुश हों, बहुत ज़्यादा सैड हों, तो उसकी वजह से ये सिग्नल भेजता है एंड देन वॉलंटरी एक्शन परफॉर्म होता है। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि मेडुला ऑब्लिंगेटा और एमिगडाला जो ब्रीथिंग है वो कंट्रोल हो सकती है बाय द लिम्बिक सिस्टम टू, क्योंकि जब हम सैड होते हैं, हैप्पी होते हैं, उसकी वजह से भी वॉलंटरी एक्टिविटी इंक्रीज होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो जो ब्रीथ करते हैं डीपली उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है जो एक्सहेल करते हैं डीपली। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये वैल्यूज़ याद रखनी है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू होती है 1000 to 1500, एंड इंस्पायरेटरी का मतलब होता है 3000 to 500 तक हो सकती है ड्यूरिंग डीप ब्रीथिंग। रिजर्व वॉल्यूम का यही मतलब है डीप। टोटल लंग कैपेसिटी होती है 6 लीटर 6000 मिलीलीटर्स। इसके अलावा टाइडल वॉल्यूम होता है, वाइटल वॉल्यूम होता है। वाइटल वॉल्यूम का मतलब है मैक्सिमम एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग डीप ब्रीथ, उसको हम कहते हैं वाइटल वॉल्यूम। जबकि टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 450 to 500 मिलीलीटर है इसकी वैल्यू। इन नॉर्मल ब्रीथिंग ह्यूमन टेक्स इन एंड गिव्स आउट अप्रॉक्सीमेटली 450 to 500 मिलीलीटर, और इस वॉल्यूम को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम बहुत इजी है। हमारे लंग्स में 1 लीटर एयर पहले से मौजूद रहती है, ना वो बाहर निकल सकती है ना ख़त्म हो सकती है, तो हम उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। जो रिमेन होती है इन दी लंग्स इज अबाउट 1000 मिलीलीटर्स, और ये बनता है 1 लीटर।
कैन नॉट अलाउ दी थॉरेक्स टू कॉलेप्स, जिसकी वजह से वो कॉलेप्स नहीं हो सकता, वो चिपक नहीं सकता, क्योंकि अगर वो कॉलेप्स हो गया तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको वापस से इन्फ्लेट करने के लिए। कंट्रोलिंग मैकेनिज्म में बता चुकी हूँ। कंट्रोलिंग मैकेनिज्म का यही मतलब है कि कंट्रोल होता है, जैसे हमें पता है कि ब्रीथिंग अगर हम डीप ब्रीथ करना चाहते हैं तो वो ज़रूर कंट्रोल होती है, हमारे अंडर कंट्रोल होती है, वॉलंटरी एक्शन है, लेकिन इनवॉलंटरी होती है वैसे ब्रीथिंग। तो आपने सिर्फ यही याद रखना है। इसके अलावा ये याद रखना है कि कंट्रोल होती है बाय द लिम्बिक सिस्टम एंड द मेडुला ऑब्लंगेटा। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज इन ह्यूमन है तो ये वाइटल प्रोसेस होता है, वेल ऑर्गेनाइज प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज जस्ट बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन हो रही होती है। पहले हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है। आयरन कंटेनिंग प्रोटीन का मतलब है इसके पास हीम है और ग्लोबिन है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है, जबकि जो हीम है इसका मतलब है कि ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज 4 आयरन कंटेनिंग ग्रुप्स, जिसको हम हीम कहते हैं। ये हीम ग्रुप ही बाइंड करते हैं अप टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, अगर हम एटम्स की बात करेंगे देन हम 8 कहेंगे, ठीक है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड्स अप टू 8 ऑक्सीजन एटम, so that's why RBCs is capable of carrying more oxygen, बिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है वो, जस्ट बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन, क्योंकि देयर आर अबाउट 280 मिलियन हीमोग्लोबिन्स इन ईच RBCs। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल है, 2 पेयर्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के, जो ईच चेन पेयर करती है आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप, जिसकी वजह से 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ऑफ कोर्स ये कैरी करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यूज बाय फॉर्मिंग अ लूज टेम्परेरी कंपाउंड, जिसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। देन ये टिश्यूज में जाके ब्रेक डाउन हो जाता है, ऑक्सीजन हमें मिल जाती है और फिर HB ब्रिंग्स बैक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज बैक टू द लंग्स। मायोग्लोबिन एक सिंगल चेन ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये हमारे मसल्स में होता है। मायो मीन्स मसल्स, ग्लोबुलर मसल्स प्रोटीन, तो ये फाउंड होता है मसल्स में और बाइंड करता है विद द ऑक्सीजन मोर टाइटली देन द हीमोग्लोबिन। ये कंसिस्ट करता है हीम ग्रुप, एक आयरन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, और 1 हीम बाइंड करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन। इसका ये फायदा होता है कि रेड कलर देता है मसल्स को, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फाउंड होता है मसल्स में टू और बाइंड करता है ऑक्सीजन को मोर टाइटली देन द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आल्सो इन्वॉल्व इन द पार्शियल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, बट आपने ये याद रखना है कि हीमोग्लोबिन मोस्टली ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है ऑक्सीजन को। कार्बन डाइऑक्साइड जो अगर हम बात करें ना कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो 75% ट्रांसपोर्ट हो रही होती है एज बाइकार्बोनेट। हमने अभी कहा कि जो हीमोग्लोबिन है वो ब्रिंग करता है बैक को कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी टिश्यूज बैक टू दी लंग्स। अब हमने बात करनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, तो वो 60% ट्रांसपोर्ट होती है एज बाइकार्बोनेट और 25% ट्रांसपोर्ट होती है एज कार्बोमाइन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर, एंड देन 10% कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाती है प्लाज्मा वाटर ऑफ दी ब्लड एंड देन ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स। प्लाज्मा वाटर का मतलब है कि ये जो वाटर ऑफ प्लाज्मा है ना, इसके पास पोटेशियम भी होता है और सोडियम भी होता है। तो ये जो वाटर ऑफ RBCs हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और वाटर ऑफ प्लाज्मा जिसके पास सोडियम है या जिसके पास पोटेशियम है वो ट्रांसपोर्ट करता है अप टू 10% कार्बन डाइऑक्साइड। और ये रिएक्शन फैसिलिटेट होता है बाय एंजाइम जिसको हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहते हैं, जो प्रेजेंट है इन दी RBCs। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होते हैं, देन कार्बोमाइन हीमोग्लोबिन बना देते हैं, जिसकी वजह से वैसे ही बिल्कुल पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन हायर मिला में होते हैं, सो कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट हो जाती है फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। इसके अलावा कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है, ये रिएक्ट करता है विद कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्म करता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। लेटर कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन, जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, एंड बाइकार्बोनेट में SCO3-1। ये बाइकार्बोनेट आइंस कंबाइन करते हैं विद सोडियम पोटेशियम आइंस टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। अभी मैंने कहा कि पोटेशियम और सोडियम दोनों होते हैं, तो इसकी वजह से ये दोनों कंबाइन करते हैं एंड देन फिर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ज़्यादातर मोस्टली बस ये पूछा जाता है कि परसेंटेजेस कितनी है। परसेंटेज 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है बाय RBCs वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जबकि जो 10% है वो होती है बाय द वाटर ऑफ प्लाज्मा, जिसमें पोटेशियम और सोडियम होता है। साइनोसाइटिस सिलेबस में नहीं है
और रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स भी नहीं है, तो देयर इज़ नो नीड टू डू। सो दैट्स इट। आई होप ये समझ आ गया होगा। ये बहुत इजी चैप्टर था जो सिलेबस में है, बस आपने वो करना है क्योंकि इस चैप्टर से मोस्टली ऐसे ही एमसीक्यूज आते हैं। हाँ, जो चीज़ आती है वो मैंने करवा दी है। लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी पूछ लेते हैं तो वो इसके बारे में ज़रा आपको बताना चाहिए कि टोटल वॉल्यूम कितना है, वाइटल वॉल्यूम क्या है, टाइटल वॉल्यूम क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, तो ये सब पूछा जाता है। सो दैट्स इट। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह यू ऑल विल मेक इट विद गुड मार्क्स। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।